अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम 2013 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तकरीबन 10 क्वेश्चंस बाकी हैं। सम एंजाइम्स, ये चैप्टर नंबर 3 फ्रेशर बायोलॉजी से लिया गया है। सम एंजाइम्स रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल टू बिहेव कैटालाइटिकली। एन एंजाइम डिवॉइड ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। बहुत आसान सी बात इन्होंने पूछी है। अगर आपने एंजाइम का चैप्टर पढ़ा है प्रॉपर्ली तो आपको पता है दो तरह के एंजाइम होते हैं। एक वो जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होती है, वो कहलाते हैं प्रोटियोजाइम, और एक ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, वो कहलाते हैं होलो एंजाइम, या उन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो ये वाला पार्ट प्रोटीन है और ये वाला पार्ट है नॉन प्रोटीन, यानी प्रोटीन के अलावा ये कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पूरा एंजाइम है ये कहलाता है होलो एंजाइम, और इसी के लिए दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड। तो ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी है। अच्छा, इन्होंने क्या पूछा है कि ये जो एंजाइम है कि जिसके अंदर ये दो पार्ट होते हैं, अगर हम इसमें से ये वाला पार्ट हटा दें, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है हटा दें, डिवॉइड ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट का मतलब ये है कि उससे ये निकाल दें तो खाली ये वाला बच जाएगा, खाली प्रोटीन पार्ट बच जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है एपो एंजाइम। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वही प्रोटीन पार्ट है, ये एपो एंजाइम है, और जब ये वाला नॉन प्रोटीन पार्ट इसके अंदर मिल जाएगा अब ये कहलाएगा होलो एंजाइम। तो हमारा जो आंसर है वो है एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम जो है ये बेसिकली होलो एंजाइम का खाली प्रोटीन पार्ट होता है। होलो एंजाइम कौन सा है? जिसके अंदर प्रोटीन भी हो और जिसके अंदर नॉन प्रोटीन भी हो। को एंजाइम किसे कहते हैं? ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी। अगर ये ऑर्गेनिक होता है तो हम इसे नाम देते हैं को एंजाइम का। नेक्स्ट देखते हैं, द इवेंट्स शोन बिलो अकर ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोसिस। तो ये माइटोसिस के डिफरेंट फेजेस के दौरान जो इवेंट्स होते हैं, ये इन्होंने 5 इवेंट्स यहाँ पर दिए हैं जो होते हैं। हमने बताना है कि कौन से फेज़ के अंदर कौन सा इवेंट होता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन है स्पाइरलाइजेशन। स्पाइरलाइजेशन का मतलब है कॉइलिंग। एक ये डीएनए है, ठीक है, और ये अगर कॉइल हो जाएगा तो ये प्रॉपर क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो इसे हम कहते हैं कॉइलिंग। डीएनए की या क्रोमोसोम की कॉइलिंग होना, ताकि ये प्रॉपर अपनी शक्ल के अंदर आ जाए। अच्छा, दूसरा जो प्रोसेस है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इसका रिवर्स है। हाइड्रेशन का मतलब ये है कि जो बॉन्ड्स वगैरह बने हैं या जो कॉइलिंग हुई है वो डिज़ोल्व हो जाए और दोबारा से क्रोमोसोम इस हालत के अंदर आ जाए, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। सेंट्रोमेयर स्प्लिट होना, सेंट्रोमेयर बेसिकली ये वाला पॉइंट होता है। हमें पता है कि जब भी सेल डिवाइड होने की तरफ जाता है तो हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाता है और कॉपी बनाने के बाद उसे इस पॉइंट के ऊपर जोड़ लेता है, ये सेंट्रोमेयर कहलाता है। तो इसका टूट जाना कहलाएगा सेंट्रोमेयर स्प्लिट। चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है? सेंट्रोमेयर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। जब भी डिवीजन होती है तो कुछ धागे आकर इस क्रोमोसोम को दोनों तरफ से पकड़ते हैं और फिर खींचते हैं, ये स्पिंडल फाइबर कहलाते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन, मैंने अभी बताया कि ये जो क्रोमोसोम है ये अपनी कॉपी बनाता है, इसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो हमने देखना है कौन सा इनमें से प्रोसेस किस फेज़ के अंदर होता है। तो सबसे पहले देखे हैं इंटरफेज़। इंटरफेज़ के अंदर आपको ये बात लाजमी पता होनी चाहिए कि जब भी सेल डिवीजन करना चाहता है तो पहले सेल अपने आप को तैयार करता है। वो वक्त जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है वो कहलाता है इंटरफेज़। और इंटरफेज़ के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है डीएनए की रेप्लिकेशन। इंटरफेज़ के अंदर 3 सब स्टेजेस होते हैं, एक G1, एक S और एक G2। तो जो S फेज़ होता है उसके अंदर ये वाला काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो इंटरफेज़ के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ये बात आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन इसमें होगी तो जिसमें 5 लिखा हुआ है वो हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो ये वाला रूल आउट हो गया, ये वाला रूल आउट हो गया और ये वाला रूल आउट हो गया। बच गए C और E, क्योंकि हमें कंफर्म पता है कि इंटरफेस के अंदर, क्योंकि जब तक डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा सेल डिवीजन के अंदर जा ही नहीं सकता। ओके, उसके बाद माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है जिसमें पहला फेज़ होता है प्रोफेज़। हमें पता है कि प्रोफेज़ के अंदर जो डीएनए है या जो क्रोमोसोम है, पहले क्रोमोसोम क्या होते हैं जब माइटोसिस स्टार्ट होता है, जिस वक्त माइटोसिस स्टार्ट होने की तरफ जा रहा होता है तो क्रोमोसोम इस हालत में होता है, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। और जब माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है तो क्रोमोसोम इस हालत में नज़र आने लगते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल क्रोमोसोम नज़र आ रहा है। कैसे हुआ ये? तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क था ये कॉइल होता है, कॉइलिंग होती है। उस कॉइलिंग को हमने नाम दिया था यहाँ पे स्पाइरलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि प्रोफेज़ के अंदर होगा नंबर 1। तो देखते हैं किस में दिया हुआ है, C में दिया हुआ है नंबर 1,
और ई में दिया हुआ है नंबर 4, यानी ई कह रहा है कि सेंट्रोमियर अटैच हो जाएगा स्पिंडल फाइबर से। तो ई हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है सी, क्योंकि अब एक ही बच गया। बाकी देख लेते हैं। मेटाफेज के अंदर ये कहते हैं नंबर 4 होना चाहिए। नंबर 4 क्या है? सेंट्रोमियर अटैच हो गया स्पिंडल फाइबर से, सही है। मेटाफेज के अंदर यहाँ पर आकर धागे जो हैं ये अटैच हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। उसके बाद एनाफेज के अंदर ये कह रहे हैं कि नंबर 3 होना चाहिए। नंबर 3 जो है वो है सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग। अब ये धागे जो हैं ये क्रोमोसोम को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से ये सेंट्रोमियर बीच से टूट जाएगा। और टीलोफेज के अंदर क्या कह रहा है? सी ऑप्शन नंबर 2 होगा। नंबर 2 क्या है? हाइड्रेशन। जाहिर सी बात है, जब क्रोमोसोम किनारों पे पहुंच जाएंगे तो क्रोमोसोम दोबारा से इस हालत के अंदर आ जाएंगे। इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन, यानी जो बॉन्ड्स वगैरह हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और क्रोमोसोम जो है वो दोबारा से नेटवर्क की फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है। अब मैं आपको फ्लॉ बताता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। देखें, सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो ये करेक्ट सीक्वेंस बनता है, लेकिन एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पॉइंट है ना कि सेंट्रोमियर अटैच होता है स्पिंडल फाइबर से, ये इन्होंने दिया हुआ है मेटाफेज के अंदर, जबकि ये एक्चुअली होता है प्रोफेज में। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको उसमें नज़र आ जाएगा कि ये काम प्रोफेज में हो जाता है। ये चलो मान लेते हैं कि ये काम मेटाफेज तक हम ले जाते हैं, लेकिन ये वाला जो काम है सेंट्रोमियर स्प्लिट होने का काम, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है कि ये मेटाफेज के अंदर होता है, जबकि इन्होंने दिया हुआ है ये एनाफेज के अंदर। तो कुछ गड़बड़ भी है इस क्वेश्चन के अंदर, बट अगर सीक्वेंस वाइज देखें, डीएनए रेप्लिकेशन के हिसाब से देखें और बाकी इवेंट्स के हिसाब से देखें तो फिर यही ऑप्शन हमारा बचता है जो सी है। ओके, ये क्वेश्चन है व्हेन अ फीटस, ये चैप्टर नंबर 4 से है, रिप्रोडक्शन से, सेकेंड ईयर की बुक में। व्हेन अ फीटस इज इन द यूट्रस what carries oxygen away from the placenta। तो डायग्राम तो नहीं है, मैं बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास यूट्रस है, ये हमारे पास यूट्रस है और इसके अंदर यहाँ पर ये प्लेसेंटा है जो कि इसकी वॉल से अटैच हुआ हुआ है। ये माउस से बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और इससे एक रोप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये बेबी है। और ये इसके ऊपर एक अदद लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन, और यहाँ पर भरा हुआ होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, अच्छा, इन्होंने पूछा है कि अब ये मदर की बॉडी है, ठीक है, ये मदर की बॉडी है, यहाँ से ऑक्सीजन ने जाना है बेबी तक। वो पूछ रहे हैं कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाएगा। देखें, ये जो प्लेसेंटा है ये बेसिकली एक दीवार, एक विंडो है, इसके थ्रू एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन अंदर जा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सकती है। लेकिन जब ऑक्सीजन प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी तो डायरेक्टली बेबी तक नहीं जाएगी। बेबी तक पहुंचने के लिए ये वाला ब्रिज है, ये ब्रिज कहलाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड वो रास्ता होता है, वो सड़क होती है, वो ब्रिज होता है कि जिसके थ्रू बेबी तक चीज़ें जाती हैं और वापस आती हैं। बेसिकली इसके अंदर आर्टरी होती है और इसके अंदर एक वेन होती है जो भरी हुई होती है ब्लड से और जो कैरी कर रही होती है मटेरियल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड वो रास्ता होता है जिसके थ्रू ये मटेरियल एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो वो मदर और बेबी के दरमियान प्लेसेंटा के थ्रू होता है, लेकिन अगर कैरी करने की बात करें तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हो रहा है। ओके, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन मैं देखता हूँ कहाँ गया, एक मिनट। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली माइमोसिसी इज। अब ये 4 इन्होंने फ्लोरल फार्मूला दिए हुए हैं और इन्होंने एक फैमिली का पूछा हुआ है। देखिए, इसकी एक बहुत आसान सी ट्रिक है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फ्लोरल फार्मूला जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो हर फार्मूला के अंदर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर होता है कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको 2 आराम से रूल आउट करवा सकता हूँ। एक तो ये देखें, ये जो पहली फैमिली है इसके अंदर ये जो गाइनोशियम लिखा हुआ है ये 1 नहीं है, ये 2 है। 2 का मतलब इसके अंदर 2 कार्पल्स होते हैं। देखिए, इन चारों में से सिर्फ एक ही है, बल्कि आपके पास जो 6 फैमिलीज़ हैं उनमें से सिर्फ ये वाहिद फैमिली है कि जिसके अंदर गाइनोशियम में 2 लिखा होगा। अगर इससे आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा तो ये देखें, ये जो फीचर है ये बेसिकली बताता ये है कि जो आपके कोरोला है, कोरोला के अंदर जो पेटल्स हैं वो एंड्रोशियम के अंदर जो स्टेमन्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप डायग्राम देखेंगे इसकी तो आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये हमारे पास पेटल्स हैं और जहाँ 2 पेटल्स मिलते हैं वहाँ से निकलता है स्टेमन। ठीक है, तो ये फैमिली जो है ये सोलेनेसी है, जो पोटैटो फैमिली है।
तो सोलेनेसी की आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसके अंदर या तो गाइनोशियम में 2 कार्बल आपको नज़र आएंगे, और या तो आपको कोरोला और एंड्रोशियम के ऊपर ये एक तरह का बार नज़र आएगा। इसका मतलब इसका वर्ड भी होता है, इसे हम कहते हैं एपीपेटलस। ये एपीपेटलस कहलाता है और ये शो करता है कि स्टेमन और स्टेमन और जो कोरोला है यानी पेटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच है। तो ये फैमिली हो गई, ये हमारा आंसर नहीं है, माइमोसिस नहीं है, ये सोलेनेसी है। अच्छा, दूसरा ये देखें, ये बहुत एक स्ट्राइकिंग फीचर है किस फैमिली का, ये फैमिली है फैमिली फेबेसी। फैमिली फेबेसी के अंदर क्या होता है, ये पी फैमिली है जिसके अंदर मटर आता है। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि स्टेमन जो है उनमें से एक स्टेमन जो है वो बेचारा अलग होता है और बाकी के जो 9 स्टेमन हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 2 सेट बनते हैं, ये इस तरह से 9 स्टेमन जो है ये जुड़े हुए होते हैं और एक स्टेमन बेचारा अलग होता है, तो ये 2 सेट बनते हैं। ये कंडीशन कहलाती है डायडेल्फिस। तो ये 2 फैमिली जो है हमने बहुत आसानी से रूल आउट कर दी। अब बच गई इस क्वेश्चन के अंदर 2 फैमिलीज। तो देखें, पूरे 6 फैमिलीज़ के अंदर सिर्फ आपको 2 ही फैमिलीज़ मिलेंगी कि जिसमें एंड्रोशियम के नीचे 10 लिखा हुआ होता है। यहाँ पर एक 10 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, यानी इसके अंदर 10 स्टेमन है, और यहाँ पर भी 10 लिखा हुआ आ रहा है, इसके अंदर भी 10 स्टेमन है। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें, तो याद रखें कि जिसके अंदर सिर्फ 10 लिखा हुआ है, सिर्फ 10, ये आपकी फैमिली है जिसका नाम है सीज़लपिनिएसी। सीज़लपिनिएसी वो फैमिली है कि जिसके अंदर फिक्स 10 लिखा हुआ होता है। इसके अलावा किसी और फैमिली के अंदर, बाकी 5 फैमिलीज़ में से किसी फैमिली के अंदर 10 स्टेमन एंड्रोशियम के अंदर नहीं लिखा हुआ होगा। तो जिसके अंदर 10 लिखा हुआ है, सिर्फ 10। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और चीज़ भी लिखी हुई है, इन्फिनिटी का साइन है, यानी बहुत सारे स्टेमन हो सकते हैं, लेकिन जिसमें सिर्फ 10 लिखा हुआ है वो सीज़लपिनिएसी है। और जिसके अंदर 10 के साथ ये दूसरा ऑप्शन भी आ रहा है, ये आपके पास माइमोसिसी है जिसका यहाँ पर पूछा गया है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, माइमोसिसी वो फैमिली है कि जिसके अंदर 10 या फिर इन्फिनिट एंड्रोशियम होते हैं। एक और तरीका ये है कि अगर आपको 10 वाले में कंफ्यूजन हो रहा है कि 2 जगह पर 10 लिखा है और आपको याद नहीं आ रहा कि किसके अंदर 10 जो है वो किसके अंदर सिर्फ 10 होते हैं और किसके अंदर 10 के साथ दूसरा ऑप्शन भी होता है, तो आप आ जाएं सबसे पहले वाले उस फीचर के ऊपर। ये फीचर शो करता है कि जो फ्लावर है उसकी सिमेट्री कैसी है या उसका शेप कैसा है। देखिए, अगर तो वो बराबर काटा जा सकता है मल्टीपल एक्सिस से तो वो कहलाता है एक्टिनोमॉर्फिक, और उसे हम इससे शो करते हैं। ये इसका मतलब ये कि आप फ्लावर को ऐसे काटें, ये बराबर कटेगा। और ये जो फीचर है ये क्रॉस की तरह का, ये शो करता है कि फ्लावर है जाइगोमॉर्फिक, यानी एक एक्सिस से काटें तो बराबर कटेगा, लेकिन आप जब दूसरे एक्सिस से काटेंगे तो बराबर नहीं कटेगा। तो सीज़लपिनिएसी जो है, सीज़लपिनिएसी, इसके अंदर ये 2 फीचर हैं, इसके अंदर 10 स्टेमन है और ये होती है जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, जबकि दूसरी 10 वाली जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक होती है। माइमोसिसी जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक होती है, जबकि जो सीज़लपिनिएसी है 10 स्टेमन और ये जाइगोमॉर्फिक होती है। तो हमारा जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट, ये बड़ा आसान सा सवाल है, ये पहले भी हम कई बार कर चुके हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कंटेन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखिए भाई, अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है प्रोटीन। तो ये अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है, ये चौथा अमाइनो एसिड है, ये पांचवा, इस तरह के बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर एक चेन बनाएंगे जिसे आप प्रोटीन कहते हैं। अब अगर ये अमाइनो एसिड इस तरह से एक लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बिल्कुल सीधी चेन बना रहे हैं, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके अंदर इस तरह की ट्विस्टिंग आ जाती है तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। अगर ये 3 डायमेंशनल फोल्ड हो जाए इस तरह से, एक ही चेन है ये, तो ये टर्शरी होता है। और अगर एक से ज़्यादा इस तरह की चेन्स हैं, ये 2 हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, तो ये क्वाटर्नरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि भाई 3 डायमेंशनल बता दें, तो ये हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग आउट। जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो उस वक्त आपके चेस्ट की मूवमेंट बता दें। ठीक है, तो ये खुद नोटिस कर लें, आप वीडियो को पॉज करें, बस वैसे पॉज तो नहीं करें, पहले सुन लें बात। तो जब आप सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन करें, तो आप फील करते हैं कि आपका जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अप एंड आउट। अच्छा, दूसरा, जब आप सांस छोड़ते हैं यानी एक्सपायरेशन करते हैं तो आपका चेस्ट अंदर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आता है।
नीचे की तरफ, डाउन एंड इन, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें ये पता लग गया कि जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो चेस्ट जो है वो मूव करता है, या रिब्स जो है वो मूव करती हैं डाउन और इन। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये तब होगा जब हम सांस अंदर लेते हैं। अभी हम सांस बाहर छोड़ने की बात करें तो डाउन और इन। अब हमने देखना है कि डायफ्राम जो है उसकी मूवमेंट क्या होती है। डायफ्राम बेसिकली वो मसल है, चपटा सा मसल होता है जो आपके थॉरेक्स को डिवाइड करता है एब्डोमेन से, यानी आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसे एब्डोमिनल कैविटी से डिवाइड करता है, उसके दरमियान एक दीवार होती है ये। तो ये जो डायफ्राम है ये मेन मसल होता है जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये है हमारे पास डायफ्राम, ठीक है, ये एक मसल है। अच्छा, इसकी ना ये दो हालतें दिखाई हुई इन्होंने। इस वक्त ये डायफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कब करता है डायफ्राम? जब हम सांस अंदर लेते हैं। देखिए जब आपने सांस बाहर छोड़ी हुई है ना, तो ये वाली हालत होती है डायफ्राम की, ये डोम शेप होता है। और जब आप सांस अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम हो जाता है फ्लैट। अब देखें, जब ये डोम शेप था तो लंग्स छोटे थे, क्योंकि लंग्स इसके साथ ना चिपके हुए होते हैं। जब ये फ्लैट हो गया तो ये नीचे की तरफ आया। जब देखें ये डायफ्राम की पोजीशन थी ये, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब ये फ्लैट हुआ तो ये नीचे की तरफ आया। जब ये नीचे की तरफ आया है तो अपने साथ लंग्स को खींच के ले आया। जब लंग्स खींचे हैं तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। जब प्रेशर कम हो गया अंदर और प्रेशर बाहर है ज़्यादा, तो एयर खुद ब खुद अंदर मूव करती है। ये होता है सांस जब हम अंदर लेते हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन के दौरान। हमें अभी बात करनी है एक्सपायरेशन की। तो एक्सपायरेशन के दौरान जो है ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, डायफ्राम रिलैक्स करता है। और जब ये डायफ्राम रिलैक्स करता है तो ये डोम शेप हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सपायरेशन के दौरान रिब्स जो हैं वो डाउन और इन जाती हैं, लेकिन डायफ्राम डाउनवर्ड नहीं जाता, डायफ्राम जाता है अपवर्ड। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। लेकिन डायफ्राम नीचे जब जाता है तो वो इंस्पायरेशन होती है, डायफ्राम ऊपर जब जाता है, जब रिलैक्स होता है, जब ऊपर जाता है तो ये एक्सपायरेशन होती है। तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो चेस्ट अंदर जाता है, रिब्स जो हैं देखें ये एरो से बताया हुआ है कि रिब्स डाउनवर्ड जा रही हैं, तो रिब्स डाउनवर्ड जा रही हैं, चेस्ट अंदर की तरफ जा रहा है और जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ जाता है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। The diagram shows a cell of an organism formed by reduction division. This is very important. Reduction division किसे कहते हैं? Reduction division कहते हैं meiosis को। क्यों कहते हैं meiosis को? क्योंकि अगर किसी सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल 46 क्रोमोसोम है, इंसान के सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो जब ये meiosis करता है तो इससे जो सेल बनते हैं उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि हाफ होता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये रिड्यूस हो जाता है मियोसिस के अंदर। दैट इज़ वाई मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये वाला जो सेल है ये बना हुआ है रिडक्शन डिवीजन के बाद, तो इसके अंदर यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ होंगे। इन्होंने पूछा व्हाट इज़ द डिप्लॉयड नंबर फॉर दिस ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है जिस सेल के अंदर हाफ क्रोमोसोम होते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हैप्लॉइड, और जिसके अंदर पूरे क्रोमोसोम होते हैं जैसे ये, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिप्लॉयड। तो इन्होंने हैप्लॉइड दिया हुआ है आपको और आपसे पूछ रहे हैं कि इसका डिप्लॉयड बता दें। तो बहुत सिंपल है, आपने बस काउंट करना ही है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 22 हैं। तो 22 का डबल कर लें तो ये हो जाता है 44। तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। द डायग्राम शोज अ मेटाबॉलिक पाथवे। कोई रिएक्टेंट है उसको सब्सटेंस एक्स में कन्वर्ट कर रहा है एंजाइम नंबर 1, फिर सब्सटेंस एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है बाय एंजाइम नंबर 2, और वाई जो है वो एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बाय एंजाइम नंबर 3। इन्होंने कहा है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम 2। तो पहले तो ये समझें कि इनहिबिटर कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव क्या होता है। तो ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है और ये उसका सबस्ट्रेट है। ये जब यहाँ आकर बैठता है तो ये एंजाइम रिएक्शन करता है। देखें, इस मॉलिक्यूल को इसने ब्रेक कर दिया 2 पीसेस के अंदर, ये रिएक्शन हो गया। अब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं, दे आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। अब ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं कंपैरेटिव और एक को हम कहते हैं नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर्स। ये जो कंपैरेटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह ही दिखते हैं
और ये आकर बैठते हैं एक्टिव साइट पे। तो फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, ये देखें ये सबस्ट्रेट की तरह ही दिख रहा है, इसका ये जो शेप है ये सबस्ट्रेट की तरह है, लेकिन ये जब यहाँ आकर बैठेगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। जब ये रिएक्शन नहीं करेगा तो सबस्ट्रेट उस वक्त बाइंड नहीं कर सकता, तो एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी। तो ऐसे इनहिबिटर्स जो सबस्ट्रेट की तरह दिखें और एक्टिव साइट के ऊपर आकर बैठें वो कहलाते हैं कंपैरेटिव इनहिबिटर्स। इसके बरक्स ये एक इनहिबिटर है, ये एक्टिव साइट पे आकर नहीं बैठ रहा बल्कि एंजाइम की कोई दूसरी साइट है, ये एक साइट है। ऐसी साइट्स को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, जो एक्टिव साइट के अलावा होती हैं इन्हें हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो ये एलोस्टेरिक साइट के ऊपर या किसी दूसरी साइट के ऊपर आकर बैठ रहा है और इसकी वजह से एंजाइम की एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। तो सबस्ट्रेट मौजूद भी है लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ आकर बैठ नहीं सकता क्योंकि इस इनहिबिटर ने एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप चेंज करवा दिया। तो दीज आर नोन एज नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर्स। तो कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर्स का ये फ़र्क होता है। इन्होंने कहा कि इस रिएक्शन के अंदर अगर हम इस एंजाइम का नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर ऐड कर दें तो क्या होगा। तो देखिए इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है वो है स्मॉल अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट। तो अगर तो ये इनफ अमाउंट ऐड करते तो ये एंजाइम काफ़ी हद तक इनहिबिट हो जाता, जिसकी वजह से ये वाला जो सब्सटेंस है ये जमा होने लगता और ये वाला जो सब्सटेंस है ये कम हो जाता। लेकिन चूंकि इन्होंने बहुत स्मॉल अमाउंट ऐड किया है तो कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका जो इफेक्ट ये जो है ये हमारा आंसर है, द इफेक्ट वुड बी नेग्लिजिबल। ऑप्शंस बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास इनहिबिटर है वो डालने से एंजाइम जो है वो डीनेचर नहीं होता। एंजाइम डीनेचर होता है हाई टेम्परेचर से, तो ये वाला आंसर करेक्ट नहीं है। सब्सटेंस एक्स वुड इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। मैंने बताया कि अगर सपोज कर लें कि इस रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम काम कर रहे हैं, एंजाइम नंबर 2 उसके 100 मॉलिक्यूल है और आपने 50 मॉलिक्यूल डाल दिए नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर के, तब तो समझ आता है कि 50 एंजाइम जो है वो अपना काम नहीं करेंगे, तो सब्सटेंस एक्स जमा होने लगेगा और सब्सटेंस वाई नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने 2 मॉलिक्यूल डाले हैं या 4 मॉलिक्यूल डाले हैं या 10 मॉलिक्यूल डाले हैं तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट है और इतने स्मॉल अमाउंट से काफ़ी सारे एंजाइम्स जो है वो इनहिबिट नहीं हो सकते, तो रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा। तो सब्सटेंस एक्स जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा बिकॉज बाकी एंजाइम जो है वो ओवरटेक कर लेंगे और मुसलसल जो है वो रिएक्शन होता रहेगा। सब्सटेंस वाई वुड नो लॉन्गर बी फॉर्म। अगेन मैंने कहा कि जब तक इनहिबिटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए ये एंजाइम्स नहीं रुकेंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। द इनिशियल रिएक्टेंट वुड नो लॉन्गर बी मेटाबोलाइज, ये भी सही नहीं है क्योंकि इस रिएक्टेंट को तो एंजाइम नंबर 1 मेटाबोलाइज कर रहा है, जबकि आपने इनहिबिटर जो डाला है वो एंजाइम नंबर 2 के लिए डाला है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये द इफेक्ट वुड बी नेग्लिजिबल, दिस इज द राइट ऑप्शन। Okay, which processes are essential in making nitrogen in dead plant material available to growing plants? जो भी प्लांट मर जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जितना भी नाइट्रोजन है अब उसे वापस मिट्टी में शामिल करना है, तो ये पूछना है कि इनमें से वो कौन सा प्रोसेस है जो ये काम करेगा। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन किसे कहते हैं बेसिकली? अमोनिफिकेशन कहते हैं जो भी प्लांट की डेड बॉडी है उसके ऊपर जब बैक्टीरिया या फंगस वर्क करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे तो इससे रिलीज़ होगा अमोनिया। जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं वो ब्रेक होकर रिलीज़ करेंगे अमोनिया, दिस इज़ नोन एज अमोनिफिकेशन, अमोनिया की प्रोडक्शन। डीअमाइनेशन, डीअमाइनेशन कहते हैं बेसिकली अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना। ये तब होता है जब बॉडी के पास हमारी बॉडी के पास एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड होते हैं। ये हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे रेडिकल होता है। तो बॉडी क्या करती है या लिवर क्या करता है, लिवर के अंदर होता है ये काम, इसको रिमूव कर दिया जाता है। ये जो NH2 है अमाइनो ग्रुप है, इसको रिमूव कर दिया जाता है और बाकी जो पीस बच गया इसे जमा कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीअमाइनेशन। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है नाइट्रोजन फिक्सेशन से या नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल करने से। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं इस अमोनिया को कन्वर्ट करना, इस अमोनिया को कन्वर्ट करना NO2 के अंदर या इसे कन्वर्ट करना NO3 के अंदर, ये कहलाता है नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन। तो ये होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन मेनली कहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट करना NO2 के अंदर या NO3 के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और अमोनिया को
नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 3 प्रोसेसेस हैं जो बेसिकली नाइट्रोजन को प्लांट्स के लिए अवेलेबल बनाते हैं। तो देखते हैं 1, 3 और 4 किस में है। इसमें 1 है लेकिन 2 भी है, 2 हमारा आंसर नहीं है। इसमें 1 है, 2 भी है, 2 हमारा आंसर नहीं है। इसमें 1 है, 2 नहीं है, 3 है और 4 है, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि डीएमाइनेशन किसे कहते हैं तो आप 3 जो है वो रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों में 2 है, सिर्फ एक ऑप्शन है कि जिसके अंदर 2 नहीं है और वही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेपर नंबर 13 से 2013 के पेपर। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास। द डायग्राम रिप्रेजेंट 2 लिक्विड्स, ये 2 लिक्विड हैं, एक ये है और एक ये है, सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन, ये दरमियान में मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, थ्रू विच ऑस्मोसिस कैन अकर। ऑस्मोसिस कहते हैं बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी कम की तरफ जाता है, ये ऑस्मोसिस कहलाता है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इन्होंने की दी हुई है यहाँ पे, ये जो छोटे वाले मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली पानी के हैं, और ये जो बड़े वाले मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं ये कोई डिजॉल्व सब्सटेंस है। मान लें ग्लूकोज है, या मान लें कोई सोडियम क्लोराइड है, या कोई भी सॉल्यूट है जो कि डिजॉल्व हुआ है, ठीक है। तो एक साइड के ऊपर यहाँ पर ये बेसिकली है प्योर वाटर, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई मॉलिक्यूल बड़ा वाला नज़र नहीं आ रहा, और ये है कोई सोल्यूशन, ठीक है, ये सोल्यूशन है। अच्छा, इन्होंने पूछा है व्हाट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विल अकर। अब इनमें से कहीं ना कहीं मूवमेंट होगी, या तो लेफ़्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ़्ट होगी। वो पूछ रहे हैं कौन सा मॉलिक्यूल मूव करेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा। पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लें कि यहाँ पर ये जो गैप है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये सॉलिड एरिया है इसका, ठीक है, और ये दरमियान में स्पेस है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो ये जो मॉलिक्यूल है ये बड़ा है और ये जो गैप है ये छोटा है, इसका मतलब ये वाले मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते। तो जिसके अंदर भी डिजॉल्व सब्सटेंस की मूवमेंट जो है वो बताई जा रही है, वो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो ए हमारा आंसर नहीं हो सकता और बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये कि ये बात कर रहे हैं डिजॉल्व सब्सटेंस की मूवमेंट की, जबकि हमें नज़र आ रहा है कि डिजॉल्व सब्सटेंस जो है इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो पानी को गुजरने की इजाज़त देगी लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को गुजरने की इजाज़त नहीं देगी। तो अभी तक हमने ये बात इस्टेब्लिश कर ली कि मूवमेंट जो होगी वो वाटर मॉलिक्यूल्स की होगी, राइट। अच्छा, अब होगी कहाँ से कहाँ, ये हमें पता लगाना है। तो देखें, इन्होंने कहा है ऑस्मोसिस होना है। यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। तो बहुत आसान हो जाएगा अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट कर लें। अगर मैं लेफ्ट साइड पे काउंट करूं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल है वाटर के। अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस वाटर शुड मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन। वाटर यहाँ ज़्यादा है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ओवरऑल नहीं। ओवरऑल अगर देखें तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, लेकिन हम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। वाटर यहाँ ज़्यादा है तो वाटर मूव करेगा जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ, तो मूवमेंट शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक, ये तो हमारा हो गया आंसर। अब मैं यहाँ पर एक दो बातें और समझाना चाह रहा हूँ। वो एक दो बातें क्या है? देखें, अगर आपने चैप्टर नंबर 14 थोड़ा बहुत तमीज़ से पढ़ा है तो आपने वहाँ पर वाटर पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ा होगा या सॉल्यूट पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ा होगा, या अगर सेकेंड ईयर के अंदर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे हाइपरटोनिक या हाइपरटोनिक पढ़ा होगा। तो मैं उससे रिलेटेड कुछ बताता हूँ। देखें, जिस सॉल्यूशन के अंदर भी सॉल्यूट ज़्यादा होता है वो सॉल्यूशन, देखें यहाँ पे हमारे पास 2 लिक्विड्स हैं, राइट। इनमें से एक में सॉल्यूट नहीं है और एक में सॉल्यूट है, तो इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है और वाटर जो है वो कम है, जबकि इसके मुकाबले में इस लिक्विड के अंदर वाटर जो है वो ज़्यादा है। मैं इसमें सॉल्यूट का एक मॉलिक्यूल बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और इसके अंदर सॉल्यूट कम है, ठीक है। वाटर इसमें ज़्यादा है और इसमें सॉल्यूट कम है, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है, ठीक है। ये वाला जो सोल्यूशन है ये इसके मुकाबले में कहलाएगा हाइपरटोनिक, ठीक है। दिस इज नोन एज हाइपरटोनिक। और ये वाला सोल्यूशन जो है ये इस वाले के मुकाबले में कहलाएगा हाइपोटोनिक। याद रखें, हमेशा
वाटर की मूवमेंट होती है हाइपो से हाइपर की तरफ। हमें नज़र आ रहा है लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, तो लेफ्ट साइड वाला हाइपोटोनिक है और राइट साइड वाला हाइपरटोनिक है, तो हमेशा मूवमेंट होती है हाइपो से हाइपर। अच्छा, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है वाटर पोटेंशियल का। वाटर पोटेंशियल क्या है भाई? वाटर के मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी होती है, जिस तरह हर मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी होती है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के पास भी एक एनर्जी है जिसकी वजह से वो कोई ना कोई काम करते हैं। वाटर का काम क्या है? फ्लो करना ना, तो वो फ्लो कैसे कर सकता है? क्योंकि हर वाटर के मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी जो है ये बेसिकली वाटर का पोटेंशियल कहलाता है, यानी वाटर की एबिलिटी है कि वो कोई ना कोई वर्क कर सकता है या फ्लो कर सकता है। अच्छा, जिस सोल्यूशन के अंदर जितना ज़्यादा वाटर होगा, जितना कम सॉल्यूट होगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल होगा। कैसे? देखें भाई, अगर ये वाटर प्योर है तो हम कहते हैं कि प्योर वाटर का जो पोटेंशियल होता है काम करने का वो मैक्सिमम होता है। तो इसमें से अगर मैं ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूल हटा दूं, ये मैंने हटा दिया, तो ये पूरा का पूरा वाटर जो है ये प्योर है, इसके अंदर कोई सॉल्यूट का पार्टिकल मौजूद नहीं है। इस वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है, यानी इसकी जो एबिलिटी है वर्क करने की, वो है मैक्सिमम, और इसके लिए जो नंबर असाइन किया जाता है वो है 0। ऑल्दो ये कंफ्यूजिंग बात है, लेकिन बस समझ लें कि इसका वाटर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल काम करने की एबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है, और उस मैक्सिमम एबिलिटी को हम कहते हैं कि 0 है। ये बड़ी एक फनी सी चीज़ है। अच्छा, जैसे ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगा ना एक सॉल्यूट का पार्टिकल, ये मैंने एक सॉल्यूट ऐड कर दिया, ये सॉल्यूट क्या करेगा? ये बराबर वाले वाटर मॉलिक्यूल को ना अपनी तरफ खींचेगा, ये अट्रैक्ट करेगा इसे, ठीक है। तो बेसिकली इसने कुछ वाटर के मॉलिक्यूल को जकड़ लिया, पकड़ लिया, ठीक है। अब ये आज़ाद नहीं रहे, तो हम कहते हैं कि जैसे ही सॉल्यूट ऐड होता है तो वाटर पोटेंशियल जो है ना वो हो जाता है डिक्रीज। तो ये 0 से हो गया -1, क्योंकि पॉजिटिव में तो जा नहीं सकता, ये -1 हो गया। अगर मैं एक और ऐड कर दूं सॉल्यूट का पार्टिकल तो ये और गिर जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी जितने ज़्यादा सॉल्यूट आप ऐड करते जाएंगे उतना वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये दो हमारे पास लिक्विड थे, ठीक है, एक लेफ्ट पे है और एक राइट पे है। लेफ्ट वाले के अंदर कोई सॉल्यूट पार्टिकल नहीं है, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? इसका वाटर पोटेंशियल होगा ज़्यादा, जो कि बेसिकली मैक्सिमम है, 0 होता है, ठीक है, प्योर वाटर है ये। इसके अंदर सॉल्यूट के बहुत ज़्यादा पार्टिकल हैं, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम, इसके मुकाबले में इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम। तो अगर आप गौर करें तो मूवमेंट हो रही है लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी मूवमेंट होती है हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ये याद रखनी है आपने कि मूवमेंट होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक की तरफ, मूवमेंट होती है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर मैं इसमें एक पार्टिकल ऐड कर दूं, पहले इसका वाटर पोटेंशियल 0 था जो कि मैक्सिमम था, अब मान लें कि इसका हो गया है -1, ठीक है। एक पार्टिकल को हम मान लेते हैं कि वो -1 करवाता है, तो इसका कितना होगा? 1 2 3 4 5, इसका है -5, ठीक है। मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही थी? लेफ्ट से राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मूवमेंट होती है लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से, -1 लेस नेगेटिव है ना, तो मूवमेंट होती है लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ। मूवमेंट हो रही थी हाई वाटर पोटेंशियल से, तो अगर आप 1 और 5 को देखें, खाली 1 और 5 को देखें तो 5 बड़ा होता है, लेकिन जब इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा हो तो जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर कम है, ये हाई वाटर पोटेंशियल है, ये लो वाटर पोटेंशियल है। तो अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो ये कहा जा सकता है कि मूवमेंट होती है लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन की हैं, आई होप समझ आ गई होंगी।